बीएससी द्वितीय वर्ष वाले विद्यार्थियों का स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में साइकस के नरशंकु और गुरु बीजाणु पर्ण के बारे में अध्ययन किया था। एक अन्य अध्ययन स्रोत के माध्यम से हम पुनः नरशंकु और गुरु बीजाणु पर्ण का अध्ययन करेंगे ताकि आपको भली प्रकार से ये टॉपिक समझ में आ जाए और आप ठीक ढंग से आंसर लिख पाएँ। हम बात करते हैं साइकस में जनन के बारे में। तो पहले वर्धी जनन के बारे में बात करें। वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है वो बल्बिल्स के द्वारा होता है, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा होता है। अपस्थानिक पत्र प्रकलिकाओं को इनको कहते हैं। ये दीर्घस्थायी पर्णाधारों के बीच दरारों में इनका निर्माण होता है और ये अधोवर्ती आधार शल्क पत्रों से घिरा रहता है। ये जमीन पर गिरकर नए पौधे का निर्माण करता है। चूंकि साइकस का पौधा एकलिंगी होता है, अतः मादा पौधे से मादा पत्र कलिका का निर्माण होता है। मादा पत्र कलिका से मादा पौधे का निर्माण होता है और नर पौधे के पत्र प्रकलिका से नर पौधे का निर्माण होता है। हम बात करते हैं लैंगिक जनन की। साइकस का पौधा सदैव एकलिंगाश्रयी होता है, अतः नर पादप में नरशंकु व मादा पादप में गुरु बीजाणु पर्णों का निर्माण होता है। नरशंकु के बारे में बात करें कि जब पौधा 10 साल का हो जाता है तब इसमें शंकु उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है। नर शंकु तने के अग्रस्थ भाग पर उत्पन्न होते हैं, अतः इससे तने की द्वितीयक वृद्धि रुक जाती है। लेकिन बाद में नर शंकु के जो आधारी भाग है वहाँ पर एक कलिका का निर्माण होता है। वो कलिका शीर्षस्थ नर शंकु को एक और धकेल देती है। फलतः ये पुनः वापस से साइड में आ जाता है, पार्श्व में आ जाता है और पौधे की वृद्धि फिर से अक्षीय हो जाती है। यदि हम बात करें नर शंकु के अंदर लघु बीजाणु पर्ण की बारे में बात करें, शंकु में एक केंद्रीय अक्ष होता है जिस पर सर्पिल क्रम में अनेक लघु बीजाणु पर्ण पाई जाती हैं और शुरू में ये छोटे व मांसल होते हैं, परिपक्व होने पर कड़े और काष्ठीय हो जाते हैं। साइकस सर्सिनेलिस में प्रत्येक बीजाणु पर्ण 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा व 12 से 23 मिलीमीटर चौड़ा होता है और इसके 3 भाग होते हैं। वृंत है जो कि संवन पूल से घिरा हुआ है और अक्ष से जुड़ा हुआ है। मध्य उर्वर भाग है, ये सकरा व तिकोना होता है। इस पर कुछ रोम व नीचे की ओर असंख्य लघु बीजाणुधानियां पाई जाती हैं। बीजाणुधानियों की संख्या अनिश्चित होती है। साइकस सर्सिनेलिस में 700 होती है, साइकस मीडिया में 1160 तक होती है और ये लघु बीजाणुधानियां मिलकर एक पुंज यानी सोराई का निर्माण करती हैं और इसके बीच में द्विकोशिकीय प्रेरक रोम इंड्यूसल्स हेयर्स पाए जाते हैं। कुछ स्फुटन रेखाएं भी पाई जाती हैं। ये देखिए आप इसमें डायग्राम में आपको ठीक ढंग से नजर आ रहा होगा। ये अक्ष है लघु बीजाणु पर्ण और इसकी अभ्यक्ष सतह पर लघु बीजाणुधानियां विकसित हो रही हैं। लघु बीजाणुधानियां ये गुरु बीजाणु पर्ण के अभ्यक्ष सतह पर विकसित होती हैं। या डायग्राम भी आप एग्जाम में बना के आइएगा तो ये ठीक रहेगा आपका। ऊपरी जो मुक्त सिरा है एपोफाइसिस, ये अग्रभाग होता है जो ऊपर की ओर होता है, मुड़ा हुआ होता है और ये बंधे होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। हम बात करते हैं लघु बीजाणुधानियों की। ये लंबे व्रंत द्वारा पृष्ठ तल पर लटकती हुई दिखाई देती हैं। दिख रहा होगा आपको और इसको थोड़ा सा और डायग्रामेटिकली हम इसमें समझ सकते हैं अगले डायग्राम में। और इनमें से 3 से 6 स्तर की भित्ति होती है और बाहरी मोटा क्यूटिकल एक्सोथीसियम, भीतर का पतला स्तर एंडोथीसियम और तीसरा स्तर है लघु बीजाणुधानियों की बहुस्तरीय भित्ति से घिरे व अंदर की ओर अनेक नावाकार लघु बीजाणु होते हैं। तो 3 स्तर के बारे में बताया है, कई में 6 स्तर भी होते हैं। लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन, इसके बारे में एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है, इसको आप कभी भी मिस मत कीजिएगा और ये इसी तरीके से याद रखेंगे तो आपको ठीक ढंग से याद भी हो जाएगा। इसको इस चरणबद्ध तरीके से याद रखना है आपको। देखिए लघु बीजाणुधानियों को जो परिवर्धन होता है ये यूस्पोरेंजिट प्रकार का होता है। अधश त्वचा की कोशिकाएं प्राथमिक आरंभिका बनाती हैं और प्राथमिक आरंभिका परिणतिक रूप से विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती है, जैकेट आरंभिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। ये जो डायग्राम है ये लघु बीजाणु पर्ण का डायग्राम है। इसके बारे में ये प्रेरक रोम है बीच बीच में और ये स्फुटन रेखा भी पाई जाती है। हम बात कर रहे थे कि जो लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन किस प्रकार से होता है और हमने यूस्पोरेंजिट के बारे में बताया आपको और इसका परिणतिक विभाजन से जैकेट आरंभिका और प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका बनती है। अब प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका जैकेट आरंभिका परिणतिक व अपणतिक विभाजन द्वारा 3 से 5 स्तर की भित्ति बनाती है। जैकेट से नाम से पता लग गया होगा कि ये भित्ति का निर्माण करेगी। लेकिन हम बात करें प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका के बारे में, परिणतिक व अपणतिक रूप से विभाजित होकर बीजाणुजन उतक बनाती है जिस सबसे बाहरी परत का
टेपिटम का निर्माण होता है। इसकी कोशिकाएं परिवर्धित होते हुए बीजाणुओं को पोषण देने का काम करती है। टेपिटम के बारे में आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा और इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर आपको सिर्फ उस परत के बारे में आपको इंगित करना है। ये देखिए, मैं एक डायग्राम में फिर से आपको दिखा रहा हूँ। ये प्राथमिक आरंभिका बनी, प्राथमिक आरंभिका से फिर भित्ति का जैकेट कोशिका का निर्माण हुआ और जैकेट कोशिका से भित्ति का निर्माण हुआ है और बीचों बीच बीजाणुजन ऊतक का निर्माण हुआ है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका से बीजाणुजन ऊतक का निर्माण हुआ है। ये देखिए आप इस प्रकार से। फिर बाद में बीजाणुजन ऊतक के अंदर जो कोशिकाएं रूपांतरित होकर बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और 7वें पॉइंट में इन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होता है और अगुणित बीजाणु बन जाते हैं और इन अगुणित जो बीजाणु हैं इनको लघु बीजाणु नाम दिया जाता है। शुरुआत में ये लघु बीजाणु चतुष्क के रूप में होते हैं, ये देखिए इस डायग्राम में, और उसके बाद में ये अलग अलग हो जाते हैं। बीजाणु चतुष्क के रूप में लघु बीजाणु धानी में विन्यासित रहते हैं लघु बीजाणु। प्रत्येक लघु बीजाणु नावाकार होता है, नाव के जैसे आकार का होता है। इस पर 2 आवरण होते हैं, बाह्यचोल और अंतःचोल, एक्साइन और इंटाइन। बीजाणु बनने के साथ ही बीजाणुद्भिद पीढ़ी स्पोरोफिटिक जनरेशन खत्म हो जाती है। बीजाणु अंकुरित होकर नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करता है। अब ये तो हुआ आपका जो लघु बीजाणुधानियों का परिवर्धन किस प्रकार से होता है या लघु बीजाणुओं का निर्माण किस प्रकार से होता है। लेकिन लघु बीजाणु के द्वारा जो नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन है वो किस प्रकार होता है, उसके बारे में अलग से प्रश्न आता है और उसके बारे में आपको अलग से अध्ययन करना होगा। तो उसके बारे में बात करते हैं हम कि जो लघु बीजाणु नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है और इसका विभाजन 2 चरणों में होता है, परागण से पूर्व परिवर्तन और परागण के बाद परिवर्तन। तो हम बात करते हैं परागण से पूर्व परिवर्तन की। यह विभाजन बीजाणुधानी के अंदर ही होता है। लघु बीजाणु के परिपक्व होने पर उसमें निम्न परिवर्तन होने लगते हैं। देखिए 10 दिन का हो जाएगा जब लघु बीजाणु, तब केंद्रक आधार की ओर और स्टार्च ग्रेन परिधि की ओर आ जाते हैं और मध्य में एक खाली रिक्तिका बन जाती है। 3 सप्ताह बाद यह अंकुरित होता है और समसूत्री विभाजन से 2 असमान कोशिकाओं में बढ़ जाता है। एक छोटी स्थायी कोशिका जो अविभाजित होती है, इसको प्रोथेलियल कोशिका कहते हैं, और बड़ी पुंधानी प्रारंभिक कोशिका जो शीघ्र ही विभाजन करके एक छोटी जनन कोशिका और बड़ी नाल कोशिका बनाती है। इसे डायग्राम में समझेंगे हम, अभी देखना इसको हम डायग्राम में भी इसको आपको समझाऊंगा जब आपको ठीक से समझ में आ जाएगा। इस 3 कोशिकीय प्रोथेलियल, छोटी सी प्रोथेलियल कोशिका, जनन कोशिका व नाल कोशिका अवस्था में लघु बीजाणु का प्रकीर्णन होता है। अब आता है पश्च परागण परिवर्तन। परागण के बाद में किस प्रकार से परिवर्तन होते हैं। ये था परागण से पूर्व परिवर्तन जिसमें 3 कोशिकाओं का निर्माण हुआ है, प्रोथेलियल कोशिका, जनन कोशिका व नाल कोशिका। देखिए साइकस में वायु परागण होता है। परागण के समय बीजांडकाय के शीर्ष की कुछ कोशिकाएं नष्ट होकर परागण बूंद का निर्माण करती हैं जो बाहर ऊपर की ओर आ जाती है और वायु में उड़ते हुए परागकण इस बिंदु से चिपक जाते हैं और बूंद के सूखने के साथ अंदर की ओर खींच ली जाते हैं। बूंद के सूखने से पराग कक्ष का द्वार बंद हो जाता है और साइकस रिवोल्यूटा में परागकण 4 माह तक पराग कक्ष में निष्क्रिय पड़े रहते हैं और स्थिर धानियों के परिपक्व होने के समय पुनः विभाजन शुरू कर देते हैं। तो देखिए ये आपको मैं इस डायग्राम से बताना चाहता हूँ कि देखिए पहले ये लघु बीजाणु है। लघु बीजाणु में केंद्रक आधार की ओर आ गया है और उसके बाद में चारों तरफ परिधि पर जो स्टार्च ग्रेन है वो इकट्ठे हो गए। अब इसमें विभाजन होगा, एक छोटी प्रोथेलियल कोशिका बनेगी, एक व्रंत कोशिका बनेगी और एक जनन कोशिका बनेगी। ये देखिए मैं इसमें आपको ठीक ढंग से समझा देता हूँ। ये केंद्रक है, ये छोटी सी प्रोथेलियल कोशिका का निर्माण हो रहा है ऊपर की ओर, और ये आपके प्रोथेलियल कोशिका और ये जनन कोशिका और फिर आपके नाल कोशिका का निर्माण इसके अंदर हो रहा है। अगर हम बात करते हैं पश्च परागण परिवर्तन की, जनन कोशिका विभाजित होकर व्रंत और काय कोशिका का निर्माण करती है। मैंने आपको बताया परागण से पूर्व 3 कोशिकाएं बनी है, प्रोथेलियल कोशिका और जनन कोशिका और आपके नाल कोशिका। ये मैंने आपको 3 कोशिकाएं बनाई है इसमें, देखिए आप, नाल कोशिका, जनन कोशिका और पुंधानी प्रारंभिक कोशिका और एक प्रोथेलियल कोशिका बनी है आपकी। तो उसी में आप विभाजन होता है आगे। जनन कोशिका विभाजित होकर व्रंत और काय कोशिका निर्माण करती है। स्टर्लिंग के अनुसार व्रंत कोशिका को बंधे व काय कोशिका को पुमणुजन कोशिका कह सकते हैं। पराग नलिका लंबी होकर
बीजांडकाय के उत्कों की ओर बढ़कर चूष्कांक का निर्माण करती है और परागनली तेजी से वृद्धि करती हुई स्तनधारी कक्ष के ऊपर के उत्कों को नष्ट करके बीजांड के उत्कों में प्रवेश करती है। परागनली के इस प्रकार के कोशिकाओं के शोषण द्वारा नष्ट पराग कक्ष व स्तनधारी कक्ष एक दूसरे से युग्मित हो जाते हैं, यानी जुड़ जाते हैं। स्पर्मेटोजेनस कोशिका जब आकार में पूर्ण वृद्धि प्राप्त कर लेती है तब उसके 2 ब्लीफेरोप्लास्ट दिखाई देने लगते हैं। निषेचन से पूर्व ये स्पर्मेटोजेनस कोशिका 2 पुमणु मात्र कोशिकाओं में विभक्त हो जाती है। ब्लीफेरोप्लास्ट पुमणु मात्र कोशिका के पास उपस्थित होकर 5 से 6 चक्कर वाला एक सर्पिलाकार बैंड बनाती है जिसमें कई पक्षमाभिकाएं होती हैं। दोनों पुमणु मात्र कोशिकाएं रूपांतरित होकर पुमणु बनाती हैं। इस प्रकार साइकस में वनस्पति जगत के सबसे बड़े आकार के 200 से 300 माइक्रोन तक के चल पुमणु बन जाते हैं, जो कि एक लट्टू नुमा, जो लट्टू घुमाने का होता है उसके नुमा होते हैं और पराग नलिका में स्वतंत्रतापूर्वक घूमने लगते हैं। अब आप इस डायग्राम को ढंग से देख लें तो नर युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में इसमें ठीक ढंग से बताया गया है। लघु बीजाणु केंद्रक, प्रोथेलिल कोशिका, पुंधानी कोशिका बन रही है और फिर नाल कोशिका, जनन कोशिका। पुंधानी प्रारंभिक से नाल कोशिका व जनन कोशिका बनी। इस प्रकार प्रोथेलिल कोशिका, नाल कोशिका, जनन कोशिका बनी। जनन कोशिका से बंधे कोशिका और पुमणुजनन कोशिका बनी और पुमणुजनन कोशिका से 2 पुमणु का निर्माण हुआ है। इसको आप लाइन वाइज अगर समझ ले तो ज़्यादा ठीक रहेगा, तो आपको ठीक ढंग से याद होगा। अगले वीडियो में हम मादा जननांग के बारे में अध्ययन करेंगे।